Hello student, welcome to the class. This is the part 2 of the chapter Tick 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 from the class 4th Maths NCERT book. इसके पहले का जो पार्ट है वो हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. Now, Rani had a pet puppy. After 2 weeks it opened its eyes. She watched it grow like this. ठीक है, रानी के पास एक पेट पपी था. पपी किसे कहते हैं? जो डॉग का बेबी होता है उसको पपी कहते हैं. और आफ्टर 2 वीक्स, वी ऑल नो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में 7 डेज होते हैं. तो 2 वीक में कितने डेज होंगे? 2 वीक में जो होगा 14 डेज होंगे. तो 14 डेज के बाद उसने अपनी आइज़ ओपन की थी. और यहाँ पे 14 डेज का जो पीरियड होता है उसको 1 फोर्टनाइट भी कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग. 3 वीक्स कितने हो जाएंगे? अगर 1 वीक में 7 डेज हो जाएंगे तो 3 वीक में कितने हो जाएंगे? 3 वीक में जो हो जाएंगे वो 21. 7 इंटू 3 इट विल बी 21 डेज हो जाएंगे. तो 3 वीक के बाद उसका पहला टीथ आया और उसने खाना शुरू कर दिया था. फिर 4 वीक के बाद उसने वॉकिंग करना शुरू किया था. इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय टाइम इट वॉज 7 मंथ्स ओल्ड. जब वो 7 मंथ का हो गया था तब उसके पास पूरे दांत हो गए थे. ठीक है. एक मंथ में अप्रॉक्स 4 to 5 वीक होते हैं. एक मंथ में या तो मैक्सिमम 4 वीक्स आएंगे और 5th वीक भी आएगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट रहेगा, वो कंप्लीट नहीं होगा. 4th वीक कितने होंगे? अगर 1 वीक में 7 डेज है तो 4 वीक में 7 इंटू 4 28 डेज हो जाएंगे. और हम लोगों को पता है जो मंथ होता है वो 30 डेज़ का होता है या 31 डेज़ का होता है. ओनली फरवरी जो है 28 डेज़ का होता है और लीप ईयर में वो 29 डेज़ का हो जाता है. तो ये मंथ जो होता है उसमें मैक्सिमम 4 वीक्स होंगे और 5 वीक भी जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा. आफ्टर 1 ईयर इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज़. और 1 साल के बाद वो पूरा जो पपी था वो डॉग में कन्वर्ट हो गया और अब उसके पास खुद के पपीज़ थे. डॉग का जो बेबी होता है उसको पपी कहते हैं. अब यहाँ पे टाइमलाइन बनाना है डॉग की लाइफ की. जैसे हमने मुनिया की लाइफ की एक टाइमलाइन बनाई थी, उसी तरह डॉग की लाइफ की भी यहाँ पे एक टाइमलाइन अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है. अब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है. स्टार्टेड वॉकिंग, तो मुनिया ने कब वॉकिंग मतलब चलना कब शुरू किया गया था? आफ्टर 11 मंथ्स ऑफ हर बर्थ, अपने बर्थ के 11 मंथ्स के बाद. और पपी जो था वह 1 मंथ के बाद ही उसने चलना शुरू कर दिया था. एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम मुनिया ने फूड कब खाया था? 6 मंथ आफ्टर हर बर्थ, अपने बर्थ के 6 मंथ्स के बाद. और पपी कब खाया था? 3 वीक्स ऑफ इट्स बर्थ. 3 वीक्स मतलब 21 डेज़ के बाद. गॉट द फर्स्ट टूथ, उसका पहला दांत कब आया था? आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ हर बर्थ. यहाँ पे आफ्टर 3 वीक्स ऑफ दी बर्थ. यहाँ पे इसको मंथ लग गया और यहाँ पे इसको वीक्स में ही कंप्लीट हो गया. फाइंड आउट, डू ऑल द एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड. क्या सभी एनिमल्स जो होते हैं वो एक ही स्पीड से ग्रो करते हैं? नहीं. द ग्रोथ ऑफ ऑल द एनिमल्स आर नॉट सेम. सभी एनिमल्स का जो ग्रोथ रेट होता है, उनके बढ़ने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है. डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ ए हैन, काउ एंड ए बर्ड. तो इन एनिमल्स का हमको ग्रोथ लिखना है. द एनिमल्स गिवन अबाउ इन दी फॉलोइंग ऑर्डर. सबसे पहले जो होता है वह बर्ड ग्रो करता है, उसके बाद हैन और उसके बाद काउ. जो हैन का बेबी होता है उसको चिक भी कहते हैं और काउ के बेबी को जो है काफ कहते हैं. ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल. आपको बेबी एनिमल और बिग एनिमल के पिक्चर्स ड्रॉ करना है. Here are the pictures of grandfather posting for a photograph. Who looks the oldest to you? यहाँ पे grandfathers की जो पिक्चर्स है वहाँ पे पोस्ट की गई है और इसमें हमें बताना सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बूढ़ा यहाँ पे कौन है. तो यहाँ पे एलिफेंट अपूज ग्रैंडफादर, एक एलिफेंट है उसका नाम है अपू, उसके ग्रैंडफादर की यहाँ पिक्चर पोस्ट की गई है जो कि 95 ईयर्स ओल्ड हैं. नेक्स्ट है चूचू रैट ग्रैंडफादर. चूचू रैट के ग्रैंडफादर कितने हैं? 2 ईयर्स ओल्ड हैं. और रानीज ग्रैंडफादर, रानी के ग्रैंडफादर कितने? 70 ईयर्स ओल्ड हैं. नाउ हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर. अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितना ज़्यादा बड़े हैं? तो यहाँ पे अप्पू के ग्रैंडफादर जो है वो 95 ईयर्स ओल्ड है, रानी के ग्रैंडफादर 70. तो हम 95 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 9 - 7 2. तो 25 ईयर्स जो है ओल्ड है. अपूज ग्रैंडफादर इज ओल्डर देन रानीज ग्रैंडफादर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अपूज ग्रैंडफादर. क्या चूचू के ग्रैंडफादर भी अप्पू के ग्रैंडफादर जितना ही ग्रो करेंगे? तो नहीं, क्योंकि रैट की जो लाइफ होती है वह एलिफेंट जितनी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा नो. हाउ मच यंगर इज चूचूज रैट ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर. तो चूचू का जो यहाँ पे ग्रैंडफादर है वो रानी के ग्रैंडफादर से यंगर मतलब कितने छोटे हैं? तो यहाँ पे रानी के ग्रैंडफादर की एज क्या है? 70 है. चूचू के ग्रैंडफादर की एज जो है वह 2 है.
तो यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 - 2 8 एंड दिस इज 68 ईयर्स हो जाएगा। चूचूज रेयर ग्रैंड फादर इज 68 ईयर्स यंगर देन रानीज ग्रैंड फादर। नाउ holidays for fun. Atif's holidays had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Sabana. So he wrote had a letter. अब यहाँ पे आतिफ के हॉलीडे जो थे वो शुरू हो गए थे और उसने अपनी बहन शबाना को एक लेटर लिखा। लेटर उसने लिखा अजमेर से और 1506। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है 1506 ये जो होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो डे को दिखाता है, ये मंथ को दिखाता है और ये ईयर को दिखाता है। दिस इज़ द ईयर 2006 मंथ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिस इज़ द 5th मंथ। तो यहाँ पे ये मई हो जाएगा और फर्स्ट डे ऑफ द मई। डियर शबाना आपा, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5/5/2006. I will be back on 20 May 2006. My school will reopen on 30 June 2006. When does our school close? Your school close. Why don't you come here? We will be have a great fun. ठीक है, तो शबाना हु स्टेज इन शबाना जो कि नागपुर में रहती है, उसको ये लेटर मिलता है 6 मई 2006 में, और वह फिर 7 मई 2006 में आतिफ को लेटर लिखती है कि हेलो आतिफ, आई एम डूइंग वेल, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, हैप्पी हॉलीडेज। और शबाना का स्कूल कब क्लोज होता है? 1 जून 2006 को, और वो 10 अगस्त 2006 में रीओपन होगा। ठीक है, आई विल गो ऑन ए स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7 जून 2006. आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, बाय। ठीक है, आतिफ रोट इज लेटर 1 मई 2006. यू रिमेंबर हाउ वी राइट ए डेट इन नंबर्स? तो अभी बता 1 मई 2006, उसी तरह यहाँ पे भी लिखना है। तो ये 1 मई 2006 से 25th जो होता है मंथ की, कौन सा मंथ होगा? मई, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा मई, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मई 2006। नेक्स्ट है 7 जून 2006 हो जाएगा। फर्स्ट दिस इज जून, सॉरी यहाँ पे होगा जनवरी 1107। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी होता है, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2007। अब यहाँ पे इनको दीज डेट्स को आपको नंबर में लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जून 2006। तो हम पहले कर देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो 1 2 3 4 5 6, जून पे कौन सा नंबर आ रहा है? 6 आ रहा है, तो जून के लिए क्या लिखेंगे? फर्स्ट डे 6th मंथ 2006, उसी तरह 30 मई 2006 के लिख लेंगे और 10 अगस्त 2007 के लिए लिख लेंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर? अब अजमेर से नागपुर लेटर जाने में कितना समय लेगा? तो अजमेर में उसने लेटर कब लिखा था? 1 मई 2006 में, और वो नागपुर कब पहुंचा था? वो पहुंचा था 6/5/2006 में, तो उसको टोटल कितने लगे? 5 डेज़ लगे। हाउ मैनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट इज नानीज प्लेस? नानीज प्लेस के लिए आतिफ जो था वो अपनी नानी के प्लेस पे कब गया था? वह गया था 5/5/2006 में, 5 मई 2006 में, और वह 20 मई 2006 में वापस आ गया था। तो 20 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 15 डेज़, तो वह नानी के घर अपने 15 डेज़ रहा था। ठीक है, फिल द टेबल। अब यहाँ पे शबाना के हॉलीडेज़ और आतिफ के हॉलीडेज़ को अलग अलग मैंने फिल किया है, और जब यहाँ पे मैंने फिल किया कि 1 जून 2006 से 10 अगस्त 2006 तक शबाना के हॉलीडेज़ थे। तो जून में कितने मंथ होते हैं? वी ऑल जून में जो है वो 30 डेज़ होते हैं, एंड जुलाई में 31 डेज़ होते हैं, और अगस्त के 10 डेज़ होते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 71 डेज़ आएगा। उसी तरह जब हम लोग आतिफ का हॉलीडे ऐड करेंगे तो 61 डेज़ आएगा। हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज़? तो किसके हॉलीडेज़ ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली शबाना के हॉलीडेज 71 डेज़ के हैं, आतिफ के 61 डेज़ के हैं, तो शबाना के हॉलीडेज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। विच लॉन्ग हॉलीडेज़ डू यू गेट इन दी स्कूल? फिल द टेबल। तो ये बच्चों मैंने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिख दिया है। जैसे मेरा स्कूल में समर हॉलीडेज़ जो होता है वो 2 मई से स्टार्ट होता है, 20 जून को ख़त्म होता है, 50 डेज़ का। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग भरा हुआ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी भर सकते हो। ऑन 15 मई 2006 Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if the butter was safe to eat. ठीक है, 15 मई 2006 को चंदन जाता है एक शॉप पे बटर खरीदने के लिए। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। तो पैकिंग के 180 डेज़ के पहले तक ये बटर जो है वो खाने के लिए सेफ़ है।
ठीक है, उसका टेस्ट जो है वो खाने के लिए सूटेबल है। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकेजिंग, तो वो डेट बटर के पैकेज पे देखता है कि वो लिखा है 15/1/2006। हेल्प हिम टू फाइंड आउट इशूड बाय दिस बटर और नॉट, अब उसे बटर लेना चाहिए कि नहीं। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, तो बटर कब बना था, तो बटर के ऊपर ये लिखा हुआ था पैकेट पे 15 जनवरी 2006। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15, तो 15 जनवरी के बाद 180 डेज कब कंप्लीट होंगे, किस मंथ में कंप्लीट होंगे। तो जनवरी को 15 के बाद जनवरी 31 डेज़ का होता है, तो अभी यहाँ पे 16 डेज़ बचे हुए। उसके बाद फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, मार्च में 31 डेज़ होते हैं, अप्रैल में 30 डेज़ होंगे, मई में 31 डेज़ हो जाएंगे और जून में 30 डेज़ हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे आएगा 166 डेज़। अभी भी 180 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जुलाई तक तो 166 डेज़ हो रहे हैं। तो अभी 166 में अभी हम कितना ऐड करेंगे कि 180 डेज़ कंप्लीट हो जाए, तो 14 डेज़ और। इट मीन्स 14 अगस्त तक वो बटर जो है वो सेफ़ है खाने के लिए। कैन चंदन ईट इट ऑन द 15 में 2006, क्या चंदन इसको 15 में 2006 को खा सकता है, तो येस खा सकता है क्योंकि ये अगस्त से पहले आ रहा है। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकेजिंग ऑफ थिंग्स यू बाय, क्या कभी आपने डेट ऑफ पैकेजिंग देखा, जो भी आप चीज़ें पैकेट की खरीदते हो, तो मैं तो देखती हूँ। हैव यू सीन medicines which have the expiry date written on them, it tells you after which date it unsafe to take the medicine। तो बच्चों मेडिसिन जो होता है उसके ऊपर भी उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है कि वह किस डेट से पहले तक वो मेडिसिन आपके लिए सेफ़ है, उस डेट के बाद वो मेडिसिन जो है वो सेफ़ नहीं होती है। फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट, ठीक है। अब कफ सिरप है, कौन है कफ सिरप, यहाँ पे कफ सिरप है जिस पे ये लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 7/7/03 है। 7 मतलब 7th मंथ और 2003 जो है वो ईयर है, और इसका एक्सपायरी डेट क्या है 7/2005, मतलब ईयर चेंज हो रहा है, मंथ आर सेम। दिस शोज द मंथ एंड द ईयर टिल when it is safe to take। वॉट मंथ एंड ईयर इज़ रिटर्न एज, तो सेवन्थ कौन सा मंथ होगा अगर हम काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 7th जो है वो जुलाई पे होगा, और 05 मतलब 2005 की यहाँ बात हो रही है। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005, क्या सितंबर 2005 में यह सेफ़ होगा, नहीं, क्योंकि ये जुलाई 2005 तक ही है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये जो कफ सिरप हो जाएगा वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, ये सेफ़ नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे नो। टुनटुन मिस्ड द ट्रेन, टुनटुन ने ट्रेन मिस कर दी। टुनटुन स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज, ही वेंट टू हिज ग्रैंड मास प्लेस, अपनी दादी के घर जाता है। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर, ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक होम, वो घर वापस नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ टुनटुन की माँ कहती है कि टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। देन टुनटुन की मम्मी कहती है कि टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, 5:30 पे ट्रेन जो हो जाएगी वो छूट जाएगी। टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एंड 5:15, और टुनटुन और उसके पेरेंट्स जो है वो 5:15 पर पहुंच जाते हैं स्टेशन पर। बट जो ट्रेन होती है वह मिस्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वे शाम में पहुंचते हैं। तब वह पूछती है स्टेशन मास्टर से कि हमारे टिकट पे तो 5:30 लिखा है, लेकिन वह स्टेशन मास्टर बताता है कि बट सर दिस मीन्स 5:30 इन दी मॉर्निंग, 5:30 जो है वो मॉर्निंग का टाइम है। तो तब उसे याद आता है कि रेलवे जो होता है वो 24 आवर्स के क्लॉक को फॉलो करता है। तो अगर शाम के 5:30 का मतलब 17:13 होगा। इसको कैसे निकालते हैं, जैसे कि दोपहर के 12 बजे के बाद जब वापस 1 बजता है तो इस रेलवे क्या करता है, इस 1 को इस 12 में ऐड कर देता है। तो वो जो 1 o'clock होता है उसको क्या करते हैं 13:00, ठीक है, 12 और 1 13। उसी तरह जब दोपहर के 2 बजते हैं तो रेलवे क्या करता है 12 के बाद उस 2 को ऐड कर लेता है, इट इज़ 14:00, ठीक है। द रेलवे, ऐसा रेलवे इसलिए करता है क्योंकि अगर वो 24 आवर के क्लॉक को फॉलो नहीं करेगा तो सपोज़ अगर टिकट पे लिखा है 5:30 AM, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलती से उसको 5:30 PM पढ़ लेंगे, या कभी कोई भी गलती हो सकती है AM और PM में। सो इसके लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि वो रेलवे जो है 24 आवर के क्लॉक को यूज़ करता है। अब यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है और इसमें 24 आवर क्लॉक को कंप्लीट करना है। तो 1 o'clock इन दी आफ्टरनून, तभी मैंने बताया कि 12 o'clock के बाद 1 को ऐड कर देंगे तो 13 आवर्स हो जाएगा। फिर 2 o'clock इन दी आफ्टरनून 14 आवर्स, 3 o'clock इन दी आफ्टरनून तो 12 + 3 15 आवर्स, 3:30 इन दी आफ्टरनून, तो जब हम 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएंगे। 6 o'clock इन दी इवनिंग
तो 12 + 6 18 आवर्स, 9 o'clock इन द इवनिंग 12 + 9 21 आवर्स, 12 o'clock एट द मिडनाइट तो 12 + 12 24 आवर्स हो जाएगा। नाउ सपोज द ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, अगर रेलवे के अकॉर्डिंग 8:30 नाइट पे ट्रेन छूट रही है तो हम क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं 12 में 8:30 को ऐड कर देंगे तो इट विल बी 30 मिनट्स, तो एज इट इज़ रह जाएंगे 12 + 8 20 30 हो जाएगा। इन ए 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे, जो 12 आवर क्लॉक होता है हमें पता है कि हर टाइम 2 बार आता है, जैसे एक रात के 11 बजते हैं तो सुबह के भी 11 बजते हैं। तो मैंने बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि जो सुबह का जो टाइम होता है उसके लिए हम AM एंटी मेरिडियम एंड PM जो है पोस्ट मेरिडियम शाम के टाइम के लिए, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है उसके लिए हम AM यूज़ करते हैं और 12 बजे के बाद जो होता है वो PM यूज़ करते हैं। तो व्हाट अबाउट द 12:30 इन द आफ्टरनून, तो 12:30 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो दोपहर के 12:30 के लिए हम लिखेंगे 12:30 PM। यू मस्ट नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, यहाँ पे सनराइज और सनसेट को AM और PM में लिखना है। तो सनराइज कब होता है, तो सुबह होता है, तो सुबह के लिए हमने क्या बताया, तो 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है वो AM होता है, और सनसेट जो होता है वो क्या होता है, शाम में होता है, तो 12 बजे के बाद के टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, PM यूज़ करते हैं। नाउ वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड, तो आपने कहाँ कहाँ पे 24 आवर क्लॉक को देखा है, तो पहला एग्जाम्पल तो रेलवे स्टेशन हो गया, दूसरा हमारे मोबाइल में भी 24 आवर क्लॉक होता है, एयरपोर्ट होता है, ठीक है। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन किए हैं। इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन डू लाइक, comment and subscribe this channel for further more educational video. Thank you.